मैं दिल्ली हूँ। मैं देख रही थी किस तरह चकोरी संयोगिता के कक्ष में आई और संयोगिता ने उस पर ऐसे व्यंग किए कि जिससे चकोरी की आत्मा चीख उठी, मगर वो राजकुमारी को उत्तर न दे सकी क्योंकि अभी वो समय नहीं आया था। इधर अनंगपाल तोमर परेशान पृथ्वीराज के कक्ष में आए और उन्होंने पृथ्वीराज को जब सेवक की वेशभूषा में देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए। पृथ्वीराज ने उन्हें बताया कि वो कन्नौज जयचंद के निमंत्रण पर जा रहे हैं और इसका उद्देश्य है राजकुमारी संयोगिता से मिलना। जब अनंगपाल को पृथ्वीराज और संयोगिता के प्रेम के बारे में पता चला तो उन्होंने पृथ्वीराज से वचन लिया कि वो राजकुमारी संयोगिता को उनकी पुत्र वधू बनाकर अनंगपुर लाएंगे। इधर पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई स्वामी और सेवक के रूप में कन्नौज पहुंचे। वहां कन्नौज के कविराज ने उनका अपमान किया, जिसका उत्तर पृथ्वीराज ने दिया। जयचंद ने संयोगिता को कवि चंद्रवरदाई के आने का समाचार दिया और तभी जयचंद को पता चला कि पृथ्वीराज के 4 विद्रोही सामंत उससे मिलने आए हैं। और ये जानकर मैं सोचने लगी कि यदि उनमें से किसी ने पृथ्वीराज को पहचान लिया तो क्या होगा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ महाराज, क्या आप मुझे इस यज्ञ में मंत्रोच्चार सुनाने के लिए लाए हैं? नहीं चंद्रवरदाई, हम तो ये देखने आए हैं कि इस यज्ञ का विध्वंस कैसे किया जा सकता है। महाराज, आप देख रहे हैं इनकी सुरक्षा व्यवस्था? यह संभव नहीं है महाराज। जब हमारा यहां पहुंचना संभव है तो यह भी असंभव नहीं है। लेकिन महाराज, हमारे कार्यक्रम में तो केवल आपकी भेंट है राजकुमारी के साथ। ये यज्ञ के विध्वंस का कार्यक्रम कब बना? यह योजना तो उसी दिन बन गई थी जब हमने जयचंद का अपमान से भरा हुआ निमंत्रण पत्र पढ़ा था। राजकुमारी संयोगिता को फिर मिलने का वचन दिया था हमने, मगर जयचंद के पत्र का उत्तर देना उतना ही आवश्यक है हमारे लिए। उसने राजपूतों की आन को ललकारा है। अपने निमंत्रण पत्र से जयचंद ने जो तमाचा हमारे मुंह पर मारा है, वो ही तमाचा उसके मुंह पर भी पड़ना चाहिए। आप जाइए कविराज, हम कुछ देर यहां रुककर अपनी योजना को अंतिम रूप देना चाहते हैं। जाइए। और राजकुमारी से भेंट का कार्यक्रम? मैं तो केवल स्थिति का निरीक्षण कर रहा हूं कविराज। आक्रमण तो राजकुमारी से भेंट होने के बाद ही होगा। जो भी करना है महाराज करें, मगर सावधानी से। कविराज, हम तो प्राणों को हथेली पर लेकर आए हैं, फिर डर कैसा। आप जाइए। कविराज। महाराज, आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुलवा लिया होता, मैं उपस्थित हो जाता आपकी सेवा में। नहीं कविराज, आप हमारे अतिथि हैं और हम आपसे निवेदन करने आए हैं, जिसका शिष्टाचार के नाते हमें अधिकार नहीं है। नहीं महाराज,
आप आज्ञा दीजिए मुझे। नहीं कविराज, मेरी पुत्री संयुक्ता जो काव्य कला में निपुण है और उसे काशी विद्यापीठ से महाकवि कालिदास पर विशेष सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। मेरा निवेदन है कि आप मेरे साथ चलकर उसका काव्य कला में मार्गदर्शन करें, उसे अपने दोहे सुनाएं, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। महाराज, तो इसके लिए इतने संकोच की क्या आवश्यकता है? शायद आप नहीं जानते कि महान से महान और छोटे से छोटा कवि भी यही चाहता है कि उसे कोई सुने, उसकी प्रशंसा करे। महाराज, कलाकार तो प्रशंसा का भूखा होता है, और राजकुमारी संयोगिता तो स्वयं काव्य कला का ज्ञान रखती। कविराज, आपका सेवक गणपत डांगी दिखाई नहीं दे रहा। महाराज, वो नगर भ्रमण के लिए निकला है, आता ही होगा। कविराज, मैंने अपनी पुत्री से आपके सेवक का उल्लेख किया था। मैं चाहता हूं कि वो भी उसे अपनी कविता सुनाए। चलिए महाराज, मैं उपस्थित हूं आपकी सेवा में, और अपने सेवक के लिए मैं अतिथिशाला के अधिकारी से कह देता हूं, वो भी वहां पहुंच जाएगा। और महाराज, मेरे सेवक गणपत डांगी के लिए जो राजकुमारी संयोगिता के सामने अपनी काव्य कला का प्रदर्शन करे, बड़े गौरव की बात होगी। वो तो धन्य हो जाएगा ये सुनकर, और सिर के बल दौड़ा चला आएगा। महाराज, आपने उसे यह अवसर देकर तो उसका जन्म ही सफल कर दिया है। ठीक है कविराज, आप तैयार हो जाइए, मैं आपकी प्रतीक्षा करता हूं। जी महाराज। पुत्री संयोगिता। मासा, पुत्री, तुम्हारे पिताजी महाकवि चंद्रवरदाई को लेकर आते ही होंगे। कविता के बारे में जितना जानना चाहती हो, जितना समझना चाहती हो, समझ लेना। ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते। हाँ मासा, सचमुच ऐसे अवसर जीवन में बार बार आते नहीं हैं। पुत्री संयोगिता, पिताजी। आइए। पुत्री, यह महाकवि चंद्रवरदाई और यह है मेरी पुत्री संयोगिता। प्रणाम राजकुमारी। प्रणाम। आइए महाकवि, अपना आसन ग्रहण आइए। कीजिए। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आप जैसे महाकवि हमारे राज्य में आए। बैठिए महारानी। पुत्री, मैंने कविराज से निवेदन कर दिया है, अब तुम अपनी इच्छा अनुसार इनके साथ वार्तालाप कर सकती हो। थोड़ी देर के पश्चात इनका सेवक गणपत डांगी भी आ जाएगा, जिसका विशेष उल्लेख मैंने तुमसे कर दिया था। पिताजी, महाकवि चंद्रवरदाई को सुनने के बाद किसी और को सुना जा सकता है? राजकुमारी, इसका उत्तर महाराज जयचंद नहीं, मैं तुम्हें दे सकता हूं। माना कि मेरे सेवक गणपत डांगी से अभी तक आप परिचित नहीं हैं, मगर मेरा दावा है कि यदि एक बार आप उसे सुन लें तो इसके पश्चात दूसरा कोई नहीं जचेगा आपको। कविराज, ऐसा भी क्या है गणपत डांगी में? इसका उत्तर अब मैं नहीं, आप स्वयं देंगे राजकुमारी, गणपत डांगी को सुनने के बाद। कविराज, जब आप कह रहे हैं तो सत्य ही होगा। मैं केवल सत्य ही कहता हूं राजकुमारी। हमने कहा था ना पुत्री, देखो अब तो कवि चंद्रवरदाई ने भी हमारी बात पर अपनी सच्चाई की मोहर लगा दी है। अच्छा, हम चलते हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम। आइए महाराज। तो राजकुमारी, किस तरह के दोहे सुनना चाहती हैं आप? हमारी विवशता को क्षमा कीजिए कविराज। आपसे कविता सुना तो सचमुच बड़े सौभाग्य की बात होगी, लेकिन इस समय हमारा व्याकुल मन आपके मुख से महाराज पृथ्वीराज के कुशल समाचार सुनना चाहता है। राजकुमारी,
महाराज पृथ्वीराज चौहान स्वस्थ हैं, सकुशल हैं, किंतु आपसे मिलने के लिए उतने ही व्याकुल हैं जितनी आप उनसे मिलने के लिए। कविराज, अगर वो सचमुच हमसे मिलने के लिए इतने व्याकुल होते तो अपने वचनानुसार वो हमसे मिलने अवश्य आते। कविराज, लाज हमारी जिह्वा पर उन शब्दों को आने से रोक रही है जो हम कहना चाहते हैं। आप तो कवि हैं, क्या आप नहीं जानते कि विरह में एक स्त्री के मन की दशा क्या होती है? हमने तो सुना था कि अपने वचन का पालन करने के लिए महाराज पृथ्वीराज चौहान अपने प्राण भी दांव पर लगा देते हैं। आपने सत्य ही सुना है राजकुमारी। आज तक मेरे जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं आया कि जब मैंने ये देखा हो कि महाराज पृथ्वीराज चौहान ने किसी को वचन तो दिया हो मगर उसका पालन न किया हो। चलिए राजकुमारी, मैं आपके मनोरंजन के लिए आपको दोहे सुनाता हूं और थोड़ी ही देर में मेरा सेवक भी आ जाएगा। कविराज, आपका सेवक महान होगा, लेकिन आपसे तो महान नहीं हो सकता ना। और इस समय हम केवल महाराज पृथ्वीराज चौहान के विषय में जानना चाहते हैं। अब आप इसे दोहे में सुनाइए या यूं ही। राजकुमारी, मैं एक बार फिर कहता हूं आपसे, जो कुछ आप सुनना चाहती हैं वो मेरे सेवक गणपत डांगी से अच्छा कोई नहीं सुना सकता आपको। वही आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। कविराज, आप भी। सेवा में सेवक उपस्थित है कविराज। लीजिए, आ गया हमारा सेवक गणपत डांगी। राजकुमारी संयोगिता की सेवा में सेवक गणपत डांगी का प्रेम भरा नमस्कार। महाराज, आप? जी हाँ राजकुमारी, हम गणपत, राजकुमारी, गणपत, आप ये मत भूलिए कि खतरा चारों ओर है। पहली बार जब आप मिले थे तो उस समय आप एक जंगल में थे जिसमें शेर था, मगर इस बार जहां आप मिल रहे हैं वो जंगल नहीं है, शेर की मांद है, मांद। इस कक्ष में कभी भी कोई भी आ सकता है। आइए राजकुमारी, बैठिए। आइए, आप बैठिए। हाँ, अब हम भी बैठ जाते हैं कविराज। ये यहाँ। हाँ। महाराज, ये क्या? अरे रे, क्या कर रही हैं राजकुमारी? आप बैठिए ना। देखिए देवी, इस नाटक का सूत्रधार मैं हूं, इसलिए यह नाटक मेरे कहे अनुसार ही चलेगा। क्यों कविराज? और इस नाटक में आपकी भूमिका है राजकुमारी संयोगिता की, और मैं हूं कविराज का सेवक गणपत डांगी। इसलिए आपका स्थान ऊपर है और मेरा स्थान नीचे। और फिर वैसे भी आप तो देवी हैं और मैं पुजारी, और देवी का स्थान तो पुजारी के स्थान से ऊंचा ही होता है। बस गणपत, बस। अब अपने दोहे सुनाकर राजकुमारी संयोगिता का मनोरंजन करो। जी। यही हमारी इच्छा है, यही महाराज जयचंद की इच्छा है, और यही भगवान की भी इच्छा है। अच्छा, अब मैं चलता हूं, संध्या वंदन के पश्चात लौटूंगा। जी अन्नदाता।
हाँ तो राजकुमारी, धन्य है वो कवि जिसने ये कहा है कि सब तिथियन को चंद्रमा देखा चाहो आज, तो धीरे धीरे घूंघटा सरकाओ महाराज। सुंदर, अति सुंदर। किंतु महाराज, ये समय जो हमें मिला है बहुत अनमोल है। हाँ राजकुमारी, आपके साथ जो भी समय बीतेगा अनमोल ही होगा। लेकिन महाराज, हम तो ये समझ रहे थे कि राजसूय यज्ञ का निमंत्रण मिलते ही आप यहाँ चले आएंगे, परंतु आपको इस वेश में देखकर ऐसा लगता है कि पिताजी ने आपको निमंत्रण भेजा ही नहीं। नहीं राजकुमारी, आपके पिताजी ने हमें निमंत्रण भेजा था और उसी निमंत्रण के अनुसार हम इस वेश में आए हैं। क्या पिताजी ने आपको ऐसा निमंत्रण भेजा? जी हाँ, उन्होंने निमंत्रण में लिखा था कि राजसूय यज्ञ में सेवकों की कमी है, तो उन्हीं के आदेश पर हम सेवक बनकर आए हैं यहाँ। पिताजी ने ऐसा व्यवहार किया आपके साथ? एक राजसूय यज्ञ करने वाला इतने छोटे स्तर पर भी सोच सकता है? जाने दीजिए ना राजकुमारी, वैसे ही हमारे पास समय बहुत कम है और मैं अपने नाना साहब महाराज अनंगपाल तोमर की इच्छा बताना चाहता हूं आपको। बताइए, क्या इच्छा है उनकी? राजकुमारी, यहां आने से पहले एक ही वचन पर उन्होंने मुझे यहां आने की अनुमति दी है कि आप उनकी पुत्रवधू बनकर अनंतपुर आए। आएंगी ना राजकुमारी? पुत्री, आपके पिताजी आ गए। पुत्री संयुक्ता। महाराज, महाराज जयचंद की जय हो। अरे सेवक गणपत डांगी, तुम यहाँ? जी महाराज। क्यों पुत्री संयुक्ता? मैंने गणपत डांगी के बारे में जो कुछ भी कहा था सत्य कहा था ना? हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल सत्य कहा था। अगर हम इनसे ना मिलते, हमारा मतलब है अगर हम इन्हें ना सुनते, तो जीवन का एक बहुत बड़ा अवसर गंवा देते। और ये सब आपकी कृपा से हुआ है पिताजी। हमने इनके दोहे सुने, जी चाहता है कि सुनते ही रहे। अरे भाई, वो आपके महाकवि चंद्रवरदाई कहाँ हैं? जी महाराज, वो संध्या वंदन के लिए गए हैं, आते ही होंगे। अन्नदाता की जय हो। आओ छोरी। अन्नदाता। महाराज, राजकुमारी संयोगिता की जय हो। चकोरी, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अच्छा पुत्री, मैं चलता हूं, तुम इनके दोहे सुनो। धन्य हो महाराज। आओ चकोरी। महाराज, क्या आप जानते हैं कि ये कन्नौज की वही गुप्तचर है जिसने आपके यहाँ आने का संदेश दिया था? हाँ राजकुमारी, सत्य कहा आपने, हम जानते हैं। तो फिर ये अनंतपुर से आपके हाथों जीवित कैसे बचकर आई? राजकुमारी, इस बात की वास्तविकता हम आपको बाद में बताएंगे। चकोरी, तुम राजकुमारी के कक्ष में आकर अचानक चौंक पड़ी थी, उसका कारण क्या था? महाराज, मैं तो सचमुच घबरा गई थी, क्योंकि मैंने इस व्यक्ति को अनंतपुर में देखा था। मैं तब से यही सोच रही हूँ कि ये राजकुमारी के कक्ष में क्या कर रहा है। तुमने ठीक ही सोचा चकोरी। दरअसल वो व्यक्ति कवि चंद्रवरदाई का सेवक है। कवि चंद्रवरदाई का सेवक? मगर महाराज,
इसका यहाँ क्या काम? तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम अभी तक नहीं जानती कि कवि चंद्रवरदाई यहां पधारे हैं। कवि चंद्रवरदाई पधारे हैं? मगर महाराज, वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? चकोरी, जब कवि चंद्रवरदाई को इस बात का पता चला कि हमने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया है, तो वो बिना निमंत्रण के ही चले आए। ब्राह्मण जुटाए और साथ में ले आए अपने सेवक को। चकोरी, क्या तुम जानती हो कि उनका यह सेवक महाकवि चंद्रवरदाई की तरह अपनी काव्य कला में निपुण है? क्या? सेवक और कवि? महाराज, इसका ये रूप मैंने अनंगपुर में नहीं देखा था। और सच तो यह है कि जब तक मैं अनंगपुर में रही, एक राजनर्तकी के रूप में रही, मेरा इन लोगों से वैसा कोई संपर्क नहीं था। नहीं चकोरी, हमें तुम्हारी निष्ठा पर कोई संदेह नहीं है। महाराज, जिस दिन आप मेरी निष्ठा पर संदेह करेंगे, वो दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन होगा। नहीं चकोरी, हम तुम्हें इतनी जल्दी नहीं गवा सकते। अभी तो तुम्हें बहुत से काम करने हैं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जब तक कवि चंद्रवरदाई अतिथिशाला में रहें, तुम्हें उन पर नजर रखनी होगी। जी? देखो चकोरी, वैसे तो वो कवि है, ब्राह्मण है, लेकिन है तो शत्रु के पक्ष के ना। देखो, वैसे तो हमें उन पर संदेह नहीं, लेकिन उन पर नजर रखना उचित भी है और आवश्यक भी। अब तुम जा सकते हो चकोरी। प्रणाम महाराज। प्रणाम। 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 उद्यान में मिलूंगी आपसे। महाराज। आइए 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 कविराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम। कहिए कविराज, आपका संध्या का पूजा पाठ पूरा हो गया? जी हाँ महाराज। कविराज, ये जो कन्या अभी अभी आपके सामने से गई और जिसने आपको प्रणाम किया है, क्या आप इसको अच्छी तरह जानते हैं? जी हाँ महाराज, मैं इसे जानता हूं। ये अनंगपुर में आपकी गुप्तचर थी। इसे महाराज पृथ्वीराज चौहान ने राजनर्तकी के पद पर विभूषित किया था। इसका नाम चकोरी है महाराज। महाकवि, आपकी गुप्तचर व्यवस्था तो बड़ी गई गुजरी है। आपके महाराज ने हमारी गुप्तचर को राजनर्तकी की उपाधि दे डाली। महाराज, वो उपाधि महाराज पृथ्वीराज चौहान ने एक स्त्री को दी थी, एक कलाकार को दी थी। हमारे राज्य में स्त्री का बड़ा सम्मान किया जाता है। हमारे राज्य के घर घर में स्त्री घर की शोभा मानी जाती है महाराज। हम उसे गुप्तचर बनाकर बाहर भेजना अपमान समझते हैं। कविराज! महाराज, मैं तो नीति की बात कर रहा हूं। वैसे तो हमें पता ही नहीं चला कि चकोरी गुप्तचर है, और इसमें भी कोई संदेह नहीं कर सकता कि चकोरी जैसी सफल गुप्तचर और हो ही नहीं सकती। महाराज, वो तो अच्छे अच्छे राजाओं की आंखों में धूल झोंक सकती है। चकोरी जैसी गुप्तचर पर तो किसी भी राज्य को अभिमान हो सकता है। कविराज, इसीलिए तो हमने उसे अनंगपुर भेजा था। और महाराज पृथ्वीराज चौहान ने उसे कन्नौज भेज दिया। जाइए कविराज, राजकुमारी संयुक्ता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जाइए। महाराज जयचंद, आप डाल डाल तो हम पात पात। हम फिर आपसे कह रहे हैं महाराज, आप यहां से चले जाइए। ये क्या राजकुमारी, मेहमानों का इस तरह स्वागत किया जाता है कन्नौज में? आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। चकोरी ने आपको देखा और वो देखकर चौंक पड़ी। लगता है उसने आपको पहचान लिया है महाराज। अच्छा। आप समझ नहीं रहे महाराज। चकोरी पिताजी के साथ ही बाहर गई है।
वो अवश्य ही पिताजी को आपके बारे में सब कुछ बता देगी। और आपके पूज्य पिताजी कहेंगे कि सेनापति जाओ, जाकर पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर हमारे सामने पेश करो ताकि हम उसकी गर्दन उड़ा सके। नहीं महाराज, नहीं। आप इस बात को उपहास न समझे महाराज। हमारा तो मन घबरा रहा है, हमारी जान निकली जा रही है। आप चकोरी को नहीं जानते, वो कनौज की गुप्तचर है। राजकुमारी, क्या हम नहीं जानते उसे? तो फिर आप? राजकुमारी, राजकुमारी, चकोरी जब अनंगपुर में थी तब वो कन्नौज की ही गुप्तचर थी। हमने तो उसे वहीं पहचान लिया था। क्या? तो आपने उसे उसी वक्त मृत्युदंड क्यों नहीं दे दिया? क्या आप नहीं जानती हमारी परंपरा को? हमारे यहां नारी का अपमान नहीं किया जाता, उसका सम्मान किया जाता है। हमने चकोरी का अपराध क्षमा कर दिया। क्या? हाँ राजकुमारी, अब वो कन्नौज की गुप्तचर नहीं है, अनंगपुर की गुप्तचर है। अनंगपुर की गुप्तचर? जी हाँ, और वो हमारे मित्र महाकवि चंद्रवरदाय की प्रेमिका भी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमने चकोरी को बहुत गलत समझा। हमने उसे बहुत भला बुरा कहा महाराज। राजकुमारी, आपने जो कुछ भी कहा अनजाने में कहा है। लेकिन फिर भी हमें चकोरी से क्षमा मांगनी ही पड़ेगी। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। राजकुमारी, अब हम चलते हैं। फिर कब मिलेंगे महाराज? हम आप ही से तो मिलने आए हैं राजकुमारी। जब तक कन्नौज में है भेंट तो होती ही रहेगी। सुनिए गणपत जी। कहिए राजकुमारी जी। जरा सावधानी से। धन्यवाद राजकुमारी संयोगिता। कविराज, स्थान ढूंढने में कष्ट तो नहीं हुआ? नई जगह ढूंढने में थोड़ी कठिनाई तो होती है। और मेरी विवशता यह है कि मैं खुलकर आपकी सहायता भी नहीं कर सकती। खुलकर ना सही, चोरी छिपे जो तुम सहायता कर रही हो, यही क्या कम है? कविराज, आज तो अनाथ होते होते बचा। महाराज जयचंद को मुझ पर संदेह हो गया था जब मैं महाराज पृथ्वीराज चौहान को देखकर चौंकी थी। वो तो मुझसे भी पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में। कविराज, वैसे महाराज जयचंद बड़े ही शक्की हैं। बात बात पर शक करना उनका स्वभाव है। वैसे आज मैंने उनके शक का निवारण कर दिया है। पर कविराज, आप लोग अपने प्राणों को संकट में डालकर कन्नौज आए, इसका कोई विशेष कारण है? चकोरी, मैं तो अब तक यही समझ रहा था कि महाराज पृथ्वीराज केवल अपनी प्रेमिका राजकुमारी संयोगिता से मिलने आए हैं, किंतु वो जिस उद्देश्य से यहां आए हैं उसका पता तो मुझे आज ही चला। तो क्या महाराज राजकुमारी संयोगिता से मिलने नहीं आए? वो राजकुमारी से भी मिलने आए हैं, मगर क्या कविराज? चकोरी, उनके यहां आने का असली उद्देश्य है महाराज जयचंद के राजसूय यज्ञ को भंग करना। क्या? कविराज, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ चकोरी, वो इसी उद्देश्य से यहां आए हैं और तुम्हें उनकी सहायता करनी होगी। पर कविराज, ये काम तो बड़ा कठिन है, और केवल कठिन ही नहीं, जोखिम से भरा हुआ है। आपने देखा नहीं, यज्ञ स्थल के चारों ओर सैनिकों का पहरा है। ऐसी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में मैं क्या सहायता कर सकती हूँ उनकी? कुछ भी हो चकोरी, जिसका नाम पृथ्वीराज चौहान है, वो जो एक बात अपने मन में ठान ले फिर उसे पूरा करके ही दिखाता है। और वैसे भी महाराज स्वयं तुमसे तुम्हारे निवास स्थान पर मिलने आ रहे हैं। क्या? डरो नहीं चकोरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
मैं अपने लिए चिंतित नहीं हूं कविराज। मुझे चिंता है तो महाराज की। आप नहीं जानते, मुझे महाराज जयचंद ने आप पर भी कड़ी नजर रखने को कहा है। क्या? हाँ कविराज। चकोरी, अब मैं चलता हूं। हमारा यहां पर ज्यादा देर ठहरना वैसे भी ठीक नहीं। बस थोड़ी देर और कविराज, अभी तो मैंने आपको जी भर के देखा भी नहीं। चकोरी, तुम क्या समझती हो? तुम्हें देखने की लालसा क्या मेरे मन में नहीं? तुम्हारे अनंगपुर छोड़ने के बाद किसी भी रात चैन से नहीं सो पाया मैं। कविराज, आपके बिना तो ये रातें मेरी भी बैरिन बन गई हैं। इन्होंने मेरी आंखों से मेरी नींद छीन ली है। कविराज, जब मैंने सुना कि आप कन्नौज पधार रहे हैं तो मुझे ऐसा लगा जैसे जो कुछ मैंने खोया था मुझे वापस मिल गया। कविराज, ये भेंट हमारे प्रेम की सच्चाई का प्रतीक है। हाँ चकोरी, फिर भी चिंता है मुझे कि कहीं ये भेंट हमारी अंतिम भेंट ना हो। कविराज। हाँ चकोरी, कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि कितना अच्छा होता कि अगर तुमने महाराज अनंगपाल तोमर को विष देने की योजना ना बनाई होती। कविराज, उस घटना की याद दिलाकर और लज्जित ना कीजिए मुझे। यदि आपको कुछ हो जाता तो आज चकोरी यहाँ इस तरह आपके सामने ना होती। शायद जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। चकोरी, अगर अनंतपुर में तुम्हारा भेद ना खुलता तो तुम इस तरह यहां हमारी सहायता ना कर रही होती। हाँ कविराज, मैं तो यही समझती हूँ कि आज मैं अपने पापों का प्रायश्चित ही कर रही हूँ। जाओ चकोरी, महाराज पृथ्वीराज चौहान तुम्हारे निवास स्थान पर आने वाले हैं। जाओ चकोरी। हाँ कविराज।